स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेजर फिजिक्स एसके सर में। हम एक मिशन पर है जिस मिशन का नाम है मिशन जय महाराष्ट्र बोर्ड। हम ये चाहते हैं कि हमारा महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ के जाने वाला बच्चा जब 11 12th में जाके नीट और जेई जैसे नेशनल लेवल एग्जाम में सीबीएसई पढ़ के आने वाले बच्चे से compete करेगा तो कंसेप्चुअली न्यूमेरिकली उसकी जो थॉट प्रोसेस है किसी भी एंगल से उस बच्चे से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं एसके सर यूट्यूब पे एक बहुत ही बेहतरीन और फ्री कोर्स पढ़ा रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है YouTube में और टाइप करना है MAJOR मेजर फिजिक्स एसके सर। एक बहुत प्यारा सा YouTube चैनल आ जाएगा, उसको पहले सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। उसके प्लेलिस्ट पे अगर आप चले जाओगे तो क्लास छठी की एक बहुत अच्छी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने छठी महाराष्ट्र बोर्ड का और होमी बाबा का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करवाया है अलॉन्ग विद द फिजिक्स फाउंडेशन ऑल्सो। उसके बाद क्लास 7वीं का भी सिलेबस हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अब हमारा जो मिशन जय महाराष्ट्र बोर्ड है ये आ गया है क्लास 8वीं में। तो क्लास 8वीं का ये मैं तीसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है इनसाइड द एटम। ये इसका वन शॉट का पार्ट 2 है। क्लास 8th महाराष्ट्र बोर्ड मिशन जय महाराष्ट्र बोर्ड। थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं, जो बच्चे नए हैं उनके लिए ध्यान से सुनो। तो ये है हमारा इंडेक्स, क्लास 8वीं का 8th का इंडेक्स है साइंस का। तो हमने इसमें फोर्स एंड प्रेशर पढ़ा दिया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसके 5 लेक्चर है, पांचों के 5 लेक्चर बहुत काम के हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत डिटेल में अच्छे अच्छे से करवाए आपको, ठीक है। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के भी बेटा 5 लेक्चर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हम आ गए हैं यहाँ पे इनसाइड द एटम। मैंने आपको लेक्चर 1 में भी समझाया, ये इसका पार्ट 2 है। और यहाँ पे फिर बता रहा हूं कि बेटा ये जो चैप्टर है फिजिक्स में जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा केमिस्ट्री में है, और केमिस्ट्री में जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा फिजिक्स में। मतलब इन ऑल ये एक परफेक्ट पैकेज है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का। ओके, पार्ट 1 के शुरुआत में भी मैंने आपको समझाया था कि इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसपे आपको टीचर पे भरोसा रखना होगा और बोलना होगा कि ठीक है ऐसे होता होगा, ऐसे करके समझ के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। आज भी मैं आपको 11 12 की कुछ इंटरेस्टिंग चीजें समझाने वाला हूं, समझ में आया। तो शुरू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक इनसाइड एन एटम, एटम के अंदर क्या होता है। ओके, थोड़ा सा टच देने के लिए हम इसकी शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग कहानी से। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं पहले, ये कर लेते हैं। चैप्टर चैप्टर नंबर 5 है इंडेक्स के हिसाब से इनसाइड द एटम। ये इसका पार्ट 2 है। जो बच्चे डायरेक्ट यहां आ गए उनको मैं सजेस्ट करूंगा पहले जाके इसका 100 मिनट का पार्ट 1 है, 100 मिनट का, 100 मिनट का है, रात के 2 बजे हमने रिकॉर्ड किया था, तो उसको अच्छे से देखें, फिर आके इसको आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखो, मान के चलो कि हमारे पास एक बड़ा सा आयरन का टुकड़ा है, ऐसे आयरन आयरन का टुकड़ा है, और उसके साथ साथ मान के चलते हैं एक बड़ा सा NaCl का टुकड़ा है, ठीक है। NaCl का टुकड़ा है, ओके। और इसके साथ साथ मान के चलो कि एक बड़ा सा, फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मान के चलो कि बड़ा सा एक ऑक्सीजन का टुकड़ा है, ऐसे ऑक्सीजन का मैटर है, ऑक्सीजन मैटर, NaCl मैटर, Fe मैटर। अब मैंने इसको तोड़ा 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 तो आखिरी में मुझे एक छोटा सा Fe मिला। तो ये Fe का क्या है? एटम है। क्या है? एटम है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं इसको तोड़ता गया वैसे मैं इसको तोड़ता गया तोड़ता गया तोड़ता गया, छोटा 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 होते गया, तो मुझे एक छोटा सा मिला NaCl। अब मैं इसको फर्दर तोड़ नहीं पा रहा हूं, तो ये इसका मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल? अकेला अगर है, सिंगल अगर है तो उसको बोलेंगे एटम, एक से ज्यादा एटम का कॉम्बिनेशन है तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो सर मान लो ऑक्सीजन को मैं तोड़ता जा रहा हूं तोड़ता जा रहा हूं, तो एक छोटा सा मुझे जो उसका पार्ट मिला वो मिला O2 का छोटा सा मॉलिक्यूल। तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल है। ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, लेकिन ये एटम, क्योंकि इसमें अकेला आयरन है, इसमें Na का एक एटम है और Cl का एक एटम है, तो दो एटम केमिकली कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनता है, और इसमें दोनों ऑक्सीजन के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो सर क्या फर्क है इस मॉलिक्यूल में और इस मॉलिक्यूल में? इसमें दो अलग अलग एटम मिला के मॉलिक्यूल बना है और इसमें सेम टाइप के एटम मिला के मॉलिक्यूल बना है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बोला जाएगा कंपाउंड। क्या बोला जाएगा? कंपाउंड। और इसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट। क्या बोला जाएगा? एलिमेंट, क्योंकि सब एक ही तरह का है। और ये क्या होगा? ये भी एलिमेंट होगा,
ठीक है। अच्छा, अब मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो होता है एटम। अब एटम के बारे में हमने 3 साइंटिस्ट का क्या कहना है ये लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया है। तो 3 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था डाल्टन। तो डाल्टन के थ्योरी का क्या कहना था कि एटम एक सॉलिड इनडिविजिबल, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, ऐसा स्पीयर होता है विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। उसके बाद 2 नंबर पे थॉमसन का ऐसा मानना था, जे थॉमसन का, कि जो एटम होता है वो प्लम पुडिंग की तरह होता है, एक केक की तरह होता है। एक स्पीयर में सब पॉजिटिव चार्ज भरा होता है और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर होता है एटम और उसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड करे होते हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना निगेटिव चार्ज, इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन उसके बाद एक रिवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किया, किसने? रुदरफोर्ड ने, जिसको हम बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह पता चला कि भाई पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज फैला नहीं होता, सिर्फ एटम के बहुत छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज भरा होता है। उस छोटी सी जगह का नाम होता है न्यूक्लियस, और बाकी सारा एटम खाली होता है, एम्प्टी होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड गोल 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 घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अच्छा ठीक है, अब सारा एटम का मास और पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां रखा होता है? सेंटर में, न्यूक्लियस में रखा होता है। ठीक है, तो ऐसा मानना था किसका? रुदरफोर्ड का। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, लेकिन इसकी जो पूरी डिटेल्ड कहानी है वो हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो पहले जाके लेक्चर 1 अच्छे से देखिए, उसके सारे नोट्स अच्छे से समझिए, सारी चीजें लिखिए, सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, फिर यहां पे आ जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अबाउट रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अच्छा मैं ना बेटा आपको कुछ चीजें जनरल डिस्कशन में समझा देता हूं, फिर उसके बाद हम लाइन टू लाइन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। एक चीज समझो बेटा, मान के चलो कि ये एक बड़ा सा एटम है। मैंने जूम कर दिया, एटम को मैंने जूम कर दिया। एटम स्पेरिकल होता है, ऐसे बड़ा सा एक एटम है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझो। एक आइडिया तुम्हारे दिमाग में बिठाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ये एक एटम है, बड़ा सा एटम है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस एटम में क्या होगा? सेंटर में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे, सारे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन्स भी होंगे। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं? न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जो सारा मास होता है ना, सारा जो मास होता है एटम का, वो कहां रखा होता है? सेंटर में एक छोटी सी जगह में रखा होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इतना समझ गए? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। जैसे बायोलॉजी में आप सेल पढ़ते हो, सेल का न्यूक्लियस होता है, वैसे एटम का भी एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और एटम का पूरा मास न्यूक्लियस के अंदर रखा होता है। ठीक है, तो ये सेंटर में जो रीजन है उसको बोला गया न्यूक्लियस। अच्छा, अब इसके अलावा बेटा ये जो भी खाली पार्ट है, ये जो एम्प्टी पार्ट है, इतने को बोला जाएगा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इसको क्या बोला जाएगा? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। सिंपल है, एटम जो होता है उसमें सेंटर में एक डेंस, हाईली डेंस, बहुत ही ज्यादा डेंसिटी का एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें एटम का पूरा मास, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन रखे होते हैं। और उसका बाजू का पूरा पार्ट कैसे होता है? खाली होता है। उस पार्ट को हम बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब बात समझने की कोशिश करो। अब क्या होता है बेटा, इस खाली जगह में, समझना, इस खाली जगह में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, वो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। ये किसका कहना था? ये कहना था रुदरफोर्ड का। किसका? रुदरफोर्ड का। ये सर्कुलर ऑर्बिट में, ये सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर रास्ते पे ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो इन सर्कुलर रास्तों को जिस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोला जाएगा ऑर्बिट। समझने की कोशिश करो, इसको क्या बोला जाएगा? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में? यहां तक कहानी क्लियर है? बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। एटम एक स्फीयर है,
सेंटर में पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज रखा है, पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन सेंटर में रखा है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा जो पूरी खाली जगह है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्बिट। क्या बोला जाएगा? ऑर्बिट। ठीक है, इतनी चीजें स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख लो। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान से समझो। अब ना मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीजें बताने वाला हूं, तो डरना मत, घबराना मत। ठीक है, एटम, न्यूक्लियस, पूरा मास न्यूक्लियस में। तो सर पूरा मास न्यूक्लियस में क्यों बोल रहे हो यार? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का बहुत कम मास होता है, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो इलेक्ट्रॉन के पास मास ही नहीं होता, कितने भी इलेक्ट्रॉन रहे दो। तो एटम का सारा मास किसके वजह से होता है? या तो प्रोटॉन की वजह से या तो न्यूट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट मासलेस होते हैं। दुनिया का सबसे हल्का मास इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, अच्छा तो सर एटम एक स्फीयर, सेंटर में सारा पॉजिटिव चार्ज और मास, न्यूक्लियस, और उसके बाजू में ना सर इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर रास्ते पे घूम रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्बिट बोल रहे हैं। ऑर्बिट बोल रहे हैं, या फिर इसको और एक नाम दिया जाता है शेल। शेल, ऑर्बिट या शेल। ठीक है सर, डन, कोई बात नहीं। ये सब किसका कहना था? रुदरफोर्ड का। अब दिक्कत क्या है बेटा, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। समझना, ज्यादा लोड नहीं लेना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये सब कंटेंट जो है ना आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा, मैं आपको फाउंडेशन की आगे की चीजें बता रहा हूं, तो थोड़े से बड़ा कलेजा रख के सुनो, डरने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा, एक थ्योरी है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। बेटा इस थ्योरी का ये कहना है कि अगर अगर दिल थाम के सुनना, अगर चार्ज पार्टिकल घूम रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वो अपने में से एनर्जी बाहर डालेगा। और बाप रे सर ये क्या हो गया, क्या बोल रहे हो आप? ध्यान से सुनो, चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो वो अपने में से एनर्जी बाहर डालेगा। मतलब अगर मान के चलो, ये प्रोटॉन तो रेस्ट मान रहे हैं हम रुदरफोर्ड के हिसाब से, लेकिन देखो ये इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहां पे ऐसे वेलोसिटी है इसकी, जब यहां पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है, यहां पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है, यहां पे आ गया तो इसकी वेलोसिटी ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा है जैसे कि रुदरफोर्ड ने बताया, तो इलेक्ट्रॉन बेटा एक एक्सेलरेटिंग चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है ना। तो एक थ्योरी है जिसका यह मानना है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करता, अपने अंदर से कंटिन्यूअसली एनर्जी बाहर डालता। सर ये एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब ऐसा चार्ज जो चलते वक्त वेलोसिटी बदलता है। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन है घूमते वक्त वेलोसिटी कैसे बदल रहा है, जरा समझाओ। देखो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन यहां चल रहा है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, जब इलेक्ट्रॉन यहां चल रहा है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, जब इलेक्ट्रॉन यहां चल रहा है तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। तो कंटिन्यूअसली ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग पार्टिकल है, तो इस एक्सेलरेटिंग पार्टिकल ने हमेशा क्या करना चाहिए, एनर्जी इमिट करना चाहिए। ये थ्योरी है, ठीक है भाई। तो अब मान लो कि ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है। तो एनर्जी इमिट कर रहा है तो क्या कहानी हो जाएगी, समझो। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके बाजू में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, इस सर्कुलर ऑर्बिट में या शेल में। तो इस थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, और एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपने में से एनर्जी बाहर डालेगा। तो बेटा जब ये यहां से घूमना शुरू किया, एनर्जी बाहर जा रही, एनर्जी बाहर जा रही, एनर्जी बाहर जा रही। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर जा रही मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर कम होगी तो धीरे 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 वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास पास आता जाएगा। क्यों पास आएगा, इसके दो कारण हैं। पहला, इसकी एनर्जी कम हो रही है तो ये अंदर अंदर की तरफ जाएगा। दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। ठीक है, तो अब एनर्जी कम हो रही है तो धीरे 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 वो ऐसा स्पाइरल पाथ लेगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। और अगर फाइनली ये न्यूक्लियस के अंदर गिर गया, इसका मतलब एटम का ये जो मॉडल है जो रुदरफोर्ड ने बताया था वो स्टेबल नहीं है।
क्यों? क्योंकि रुदरफोर्ड का कहना है इलेक्ट्रॉन तो गोल घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का क्या कहना है, घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल अपने में से एनर्जी बाहर डालेगा। अब ये घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी बाहर डालेगा तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी कम होने से ये सर्कल पे नहीं घूम पाएगा, ये स्पाइरल पाथ पे घूमेगा कुछ ऐसे, और धीरे 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 जाएगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरह से ये मॉडल स्टेबल नहीं होगा। तो हम ये पूरी तरह से नहीं मान सकते कि रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो 100% सही है। तो फिर इस प्रॉब्लम का, इस समस्या का जो समाधान है वो दिया बोहर भाई साहब ने। बोहर इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी दी। ये एटम की रिगार्डिंग चौथी थ्योरी है। सबसे पहले डाल्टन ने दी, उसके बाद किसने दी, उसके बाद जे थॉमसन ने दी, उसके बाद किसने दी, उसके बाद रुदरफोर्ड ने दी, और फाइनली किसने दी, फाइनली दी किसने, बोहर ने। बोहर भी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी यहां चलते हैं। अबाउट रुदरफोर्ड्स मॉडल, देखो भाई, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी revolving in circular orbit should lose energy continuously and finally fall into the nucleus। क्या आपको अब ये चीज समझ में आ रही है? रुदरफोर्ड के हिसाब से एक चार्ज बॉडी, निगेटिवली चार्ज बॉडी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रही है, तो चार्ज बॉडी अगर एक्सेलरेट है तो अपने में से एनर्जी बाहर डालेगी, तो उसकी एनर्जी कम होगी तो उसकी रेडियस भी धीरे धीरे कम होगी, तो वो एक स्पाइरल पाथ पे चलेगा और फाइनली किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे, सो द एटम शुड बी अनस्टेबल। तो भाई एटम अनस्टेबल हो गया। सर एटम कैसे अनस्टेबल हो गया? मेरे भाई रुदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन घूम रहा तो घूम ही नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने में से क्या करेगा, एनर्जी बाहर डालेगा। तो सर्कल में घूमने के बजाय वो क्या करेगा, स्पाइरल पाथ पे घूमेगा डिक्रीजिंग रेडियस के। क्यों भाई? क्योंकि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने में से ये एनर्जी बाहर निकाल रहा है, एनर्जी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो स्पाइरल पाथ पे घूमेगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो इस तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर बताया है रुदरफोर्ड ने वो अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद, बट इन रियलिटी एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव एटम ऑल एटम आर स्टेबल। लेकिन एक्चुअल में क्या है, सारे जो एटम है वो स्टेबल है। किन के अलावा? रेडियो एक्टिव एटम्स के अलावा। अब ये रेडियो एक्टिव का मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में आगे जाते जाएंगे, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा। तो आपको यह समझ आना चाहिए कि प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन ये प्रोटॉन प्रोटॉन एक फोर्स से बंधे होते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बेटा चीजें बहुत सारी है, आपका ना पूरा दिमाग घूम जाएगा, तो ठंडे दिमाग से सुनो और समझने की कोशिश करो। तो ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन है ना, आपस में एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फोर्स से बने होते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसके कारण दोनों पे पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी वो एक दूसरे से दूर नहीं जाते। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो न्यूक्लियस में, आगे बढ़ रहे हो मतलब पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हेलियम, सोडियम, फिर यूरेनियम, ऐसे करके आगे जा रहे हो, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है। तो एक लिमिट तक वो फोर्स उसको बांधे रखा ना रखेगा। एक लिमिट के बाद क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस है वो टूट जाता है, फूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और उसमें से धड़ाधड़ भर भर के रेडिएशंस मतलब एनर्जी बाहर निकलती है। इस तरह के न्यूक्लियस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जैसे कि यूरेनियम, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो उनके अलावा सारे जो एटम है वो स्टेबल है। अच्छा, This shortcoming was removed by Niels Bohr in 1930 by put forth a new atomic model। तो ये जो ड्रॉबैक था, ये जो कमी थी किसमें, रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, उसको किसने रिमूव किया? सर नील्स बोहर ने 1913 में, 1913 में। तो बोहर का जो स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल है वो कब आया? 1913 में आया। इसका क्या कहना था? इन 1930 नील बोहर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम बाय प्रपोजिंग स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल। स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल इन्होंने प्रपोज किया। ठीक है भाई, कैसे प्रपोज किया मैं आपको समझाता हूं। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल्स आर एज फॉलोज। इसके जो एक्चुअल पोस्टुलेट है वो बहुत डिटेल में पढ़ने हैं हमको, कहां पे? 12th में, फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में। ओके, लेकिन यहां पे ना मैं आपको थोड़ा सा दिमाग में एक आइडिया बिठाने के लिए चीजें समझाता हूं। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब रुदरफोर्ड की तो
वाट लग गई। रुदरफोर्ड जो बोल रहा था उसको गलत ठहरा दिया लोगों ने कि भाई तू क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे कंटिन्यूअसली घूम रहा है, लेकिन सर्कल पे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी बाहर डालेगा, एनर्जी बाहर डालेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो सर्कल पे घूमने के बजाय डिक्रीजिंग रेडियस ऑफ सर्कल पे घूमेगा, जिसको स्पाइरल पाथ बोलेंगे, और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरह से वो अनस्टेबल बन जाएगा। लेकिन अब यहां पे एक नया आइडिया आया जो बोहर ने दिया। इन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अब ये किसका कहना है? बोहर का कहना है। बोहर साहब ने क्या बताया, देखो भाई, किसी भी एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास होता है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। अच्छा, अब इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो खाली जगह होती है एटम की, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ये बात भी सही है। अब इनका ये मानना था कि इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में बहुत सारे सर्कुलर पाथ आप बना सकते हो। ये एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में कितने सर्कुलर पाथ बनते हैं? इनफाइनाइट सर्कुलर पाथ बनते हैं। मतलब इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं, जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी बाहर डालेगा, उसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो उस ऑर्बिट पे नहीं घूम पाएगा, धीरे धीरे नीचे आएगा और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन असली ट्विस्ट आता है अब। बोहर का यह कहना था कि इन ऑर्बिट्स में से कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता। ये क्या हो गया सर, ऐसे थोड़ी होता है? ऐसे ही होता है, ध्यान से समझो। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में बहुत सारे ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, बात बिल्कुल सही है। लेकिन इन ऑर्बिट्स में से कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते वक्त एनर्जी इमिट नहीं करता, उनको बोलेंगे, उन ऑर्बिट्स को बोलेंगे स्टेबल ऑर्बिट। क्या बोलेंगे? स्टेबल ऑर्बिट। इन स्टेबल ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, ठीक है। फिर इसने क्या किया? इनके नाम भी रख दिए। जैसे पहले ऑर्बिट का नाम रखा के ऑर्बिट या के शेल। ये स्पेशल शेल है जो न्यूक्लियस के जस्ट पास होती है, जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो वो एनर्जी इमिट नहीं करेगा, चुपचाप इस ऑर्बिट में घूमता जाएगा, ठीक है। के बाद दूसरी जो शेल होती है उसका नाम है एल शेल। के शेल, एल शेल, के एल, फिर एम शेल। कुछ बात समझ में आ रही है भाई? देखो, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन जो खाली स्पेस था, इस खाली स्पेस में बहुत सारे ऑर्बिट्स बनते हैं, लेकिन उसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, इनको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला जाता है या स्टेबल ऑर्बिट बोला जाता है। और इनका नाम भी रख दिया इन्होंने, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, ऐसे करके। और इनको नंबर भी दे दिया इन्होंने, n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट शेल, n इज इक्वल टू 2 सेकंड शेल, n इज इक्वल टू 3 ओके थर्ड शेल। फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, सेकंड स्टेबल ऑर्बिट, थर्ड स्टेबल ऑर्बिट। तो लॉजिक क्या है कि भाई देखो, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कुछ स्पेशल सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, उन्हीं स्पेशल पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन इस रेड पाथ पे आराम से घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ग्रीन पाथ पे इलेक्ट्रॉन नहीं घूम सकता, इस ग्रीन पाथ पे भी नहीं घूम सकता, इस रेड पे घूम सकता है, इस रेड पे घूम सकता है, और सारे रेड पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, क्योंकि ये स्टेबल ऑर्बिट्स है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स है, ठीक है। तो इस तरह से बोहर ने इनका जो ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड मॉडल का वो रिमूव किया। ओके, यहां चलते हैं। अब भाई क्या पोस्टुलेट्स थे इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल? ध्यान से सुनो। बोहर का क्या कहना था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है इन सर्टन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट, इन सर्टन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, जो कि ऐसे, ये सर्टन मतलब कुछ ही थे, सर्टन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट
कॉल्ड स्टेबल ऑर्बिट, स्टेबल ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट्स या स्टेशनरी ऑर्बिट, जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करेगा, तो वहां पे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट व्हाइल रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो जब इलेक्ट्रॉन इन स्पेशल तरह के ऑर्बिट्स में होता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज नहीं होती, ऐसा कहना था बोहर का। ठीक है, अच्छा, फिर जो थर्ड पोस्टुलेट था वो क्या था? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट एब्सॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑर्बिट्स। ठीक है, ये कहानी मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। देखो भाई, टाइम लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बाजू में बहुत सारी खाली जगह है, इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है, लेकिन उसमें से कुछ स्पेशल ऑर्बिट है जिसको बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। इन ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, तो ये हो गई पहली स्टेबल ऑर्बिट, इसको मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 1। ये हो गई दूसरी स्टेबल ऑर्बिट, इसको मैं बोलूंगा n इज इक्वल टू 2। ये हो गई तीसरी स्टेबल ऑर्बिट, मैं इसको बोल दूंगा n इज इक्वल टू 3। जरा बात को समझने की कोशिश करो, एक रफ आइडिया दे रहा हूं मैं। क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो, जितनी ऑर्बिट अंदर होगी उतनी उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे मान लो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। वैसे एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिनते हैं, वो अब मैं आपको ज्यादा नहीं सताऊंगा, ध्यान से सुनो, रफली मोटा मोटा समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। इस ऑर्बिट की एनर्जी होती है 2 जूल, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आप तो जूल में एनर्जी गिनोगे, रफली समझा रहा हूं, 2 जूल नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट में होती है, बहुत कम होती है, वो अलग बात है, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। ये 2 जूल, इसकी है 8 जूल और इसकी है मान लो 15 जूल, सही है? अच्छा, अब होगा क्या, होगा क्या, देखो, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर सकता है, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जंप कर सकता है। कैसे जंप करेगा, ध्यान से सुनो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, इस ऑर्बिट में घूमने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 2 जूल। इस ऑर्बिट में घूमने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 8 जूल। इस ऑर्बिट में घूमने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी? 15 जूल। ठीक है सर। अब किसी तरह से अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को 6 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी, 6 जूल एनर्जी सप्लाई कर दी, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 2 और 6 8। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं घूमेगा, जंप करके यहां चला जाएगा और इसमें घूमेगा। अब जो साइंटिस्ट लेवल के बच्चे, उनके दिमाग में सवाल चलने शुरू हो गए, सर अगर 6 के बजाय 5 दी तो कितना हो गया? 2 और 5 कितना? 7। 7 मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा, लेकिन यहां की ऑर्बिट स्टेबल है क्या? नहीं, फिर से वापस आ जाएगा। कैसे आएगा? जाते वक्त उसको 5 जूल मिली थी, तो आते वक्त वो 5 जूल बाहर डाल देगा, निकाल देगा, अपने में से निकाल देगा, सिंपल। अच्छा, मान लो सर हुआ क्या कि ये जो 8 जूल है, इसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन को और 7 जूल एनर्जी मिल गई, तो 8 और 7 कितना हो गया सर? 15 हो गया। तो 15 जूल वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, वो यहां से जंप करके यहां जाएगा, अब यहां घूमेगा। ठीक है, तो जब अंदर वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये एनर्जी कैसी है? लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है, तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। अच्छा सर, उसके उल्टा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मान लो कि यहां का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां आ गया, यहां का जो इलेक्ट्रॉन है शिफ्ट होके यहां आ गया, इसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो क्या करेगा वो? इसकी एनर्जी कितनी थी? 15 जूल। इसकी एनर्जी कितनी थी? 8 जूल। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने में से 7 जूल एनर्जी बाहर निकाल देगा। तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर डालता है, कितनी? 2 एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर। जैसे इसकी कितनी है? 15 जूल, इसकी कितनी है? 8 जूल, तो 7 जूल बाहर चली जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन में से 7 जूल एनर्जी बाहर चली गई, तो ये यहां से यहां जंप करेगा। और इस इलेक्ट्रॉन को अगर 7 जूल एनर्जी मिल गई, तो ये यहां से यहां जंप करेगा। ठीक है, अच्छा, मान लो क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से डायरेक्ट यहां जंप किया, तो होगा क्या? इसमें से एनर्जी बाहर निकलेगी। कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी? इसकी कितनी है? 15, इसकी कितनी है? 2, तो 15 माइनस 2 13, तो 13 जूल एनर्जी ये क्या करेगा? बाहर निकालेगा।
समझे? तो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो अपने में से एनर्जी बाहर निकाल लेगा, और लोअर से हायर में जब जंप कर रहा है वो, तो एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेगा। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब ये चीज समझ में आ गई। यहां चलते हैं, अब इसको पोस्टुलेट को और समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है आप समझो। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट, कहां है भाई लोअर एनर्जी ऑर्बिट? देखो ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट, लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट। क्या करता है, क्या करता है? देखो, इट एब्सॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट। देख मेरे भाई अच्छे से समझ, ये एनर्जी ऑर्बिट है, ये एनर्जी ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी 2 जूल है, इसकी एनर्जी 8 जूल है। तो इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हायर में जंप कर रहा है तो दोनों के डिफरेंस के बराबर एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 8 बटे 8 माइनस 2 6, तो 6 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद यहां से यहां जंप करेगा। और जब उसके उल्टा कर रहा है, यहां से यहां जंप कर रहा है, तो इसकी एनर्जी कितनी है? 8 जूल, इसकी एनर्जी कितनी है? 2 जूल। तो हायर एनर्जी से जब लोअर एनर्जी पे जंप करेगा तो अपने अंदर से वो एनर्जी बाहर डालेगा। कितनी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, 8 माइनस 2 6 जूल। तो इस इलेक्ट्रॉन ने 6 जूल एनर्जी बाहर डाली तो यहां से यहां जंप कर जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन ने अगर 6 जूल एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली तो यहां से यहां जंप कर जाएगा। तो ये सेटअप का खेल है, ज्यादा लोड मत लो, इसको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड से दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। ठीक है? नहीं समझा तो वीडियो को पीछे लेके और देख लेना। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, समझना बेटा क्या बोल रहा है। देखो अब क्या बोल रहा है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, इट इमिट्स एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट। ठीक है? अच्छा ध्यान से सुनो, इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। समझने के लिए मैं क्या करता हूं, समझने के लिए मैं क्या करता हूं, जो ऑर्बिट्स है उनको लाइन से बताता हूं, जो कि 12th में लाइन से ही बताते हैं। ये जो है n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, ये जो है n इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट, ये जो है ये n इज इक्वल टू 3 थर्ड ऑर्बिट, ये जो है ये n इज इक्वल टू 4 ऑर्बिट। ठीक है? इसका नाम क्या होता है? के शेल, KLMN। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, तो इनकी ना एनर्जी फिक्स होती है, जितना अंदर ऑर्बिट है उसकी उतनी एनर्जी कम है। मान के चलो इसकी एनर्जी 2 जूल है, इसकी एनर्जी 8 जूल है, इसकी एनर्जी 10 जूल है, और इसकी एनर्जी 15 जूल है। ठीक है? तो जब अब दो तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएगा या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी जाएगा। दोनों को समझते हैं। मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आया, तो अपने से अंदर से एनर्जी बाहर निकालेगा। कितनी एनर्जी? इसकी कितनी थी? 15, इसकी कितनी है? 8, तो दोनों का डिफरेंस 15 माइनस 8 तो कितना हो गया? 7। तो 7 जूल की एनर्जी बाहर निकलेगी। ठीक है? अच्छा, तो सर क्या इसके उल्टा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इलेक्ट्रॉन नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है जो स्टेबल है। अच्छा, तो कैसे जाएगा ये? जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, कितनी मिलेगी? इसकी एनर्जी कितनी है रे भाई? 2 जूल। इसको यहां जाना है, मतलब 10 जूल करना है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 8 जूल। जब बाहर से इसको 8 जूल एनर्जी मिली, बाहर से इसको 8 जूल एनर्जी मिली, तो इसकी कितनी थी? 2, बाहर से कितनी मिली? 8, 8 और 2 10, 10 मतलब जंप करके ये यहां चला जाएगा 10 जूल वाले ऑर्बिट में। समझ में आ गया? तो हायर से जब लोअर आता है तो एनर्जी बाहर निकालता है एनर्जी डिफरेंस के बराबर, और लोअर से जब हायर जाता है तो एनर्जी एब्सॉर्ब करता है फिर से एनर्जी डिफरेंस के बराबर। ठीक है? ये ऐसा लॉजिक होता है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज को थेरोटिकल चीज से कनेक्ट करके समझाता हूं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है। ओके, ध्यान से सुनो बेटा। मान लो हमारे पास एक व्हाइट कलर की लाइट है। ओके, एक व्हाइट लाइट है। क्या अपने पास ब्लैंक स्लाइड होगी? क्या इसको मैं ब्लैक कर सकता हूं? ठीक है ना। होम होम होम, यहां चलते हैं। ब्लैंक, क्या मैं इसको ब्लैक कर सकता हूं? पूरी तरह से ब्लैक कर सकता हूं क्या? चलो ठीक है यार, टाइम लग रहा है। ठीक है, चलो छोड़ो, काय को टाइम वेस्ट करना। स्लाइड शो फ्रॉम कर। ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक व्हाइट कलर की लाइट है। ये व्हाइट कलर की लाइट, दिस इज अ व्हाइट लाइट। तो याद रखो बेटा, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट में टोटल 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कलर मिला के व्हाइट लाइट बनती है। कौन कौन से? V I B G Y
ओ आर, ठीक है, VIBGYOR। तो V मतलब वायोलेट, वायोलेट कलर की लाइट, इंडिगो, ब्लू, ये सब कलर के नाम है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये 7 कलर के लाइट को अगर आप मिला दोगे तो उससे आपको मिलेगी व्हाइट लाइट। क्या मिलेगी? व्हाइट लाइट। अच्छा, अब आपको समझने के लिए बता रहा हूं, ये जो लाइट के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग एनर्जी के वजह से होते हैं। ये जो लाइट के अलग अलग कलर होते हैं, ये किसके वजह से होते हैं? एनर्जी की वजह से। जैसे येलो कलर की लाइट की एनर्जी होने लगी होगी मान लो 10 जूल। तो जो ग्रीन कलर, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये रफ, ये गलत है, ऐसे नहीं होता, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। 10 जूल नहीं होती, 10 जूल है, मानो बोल रहा हूं मैं आपको। ओके, 10 जूल। तो ऊपर से नीचे वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी भी घटेगी। ये 10 जूल है तो ये कितनी होगी? 8 जूल। ये कितनी होगी? 6 जूल। ये कितनी होगी? 10 जूल, 12 जूल, ये 14 जूल, ये 16 जूल और ये 18 जूल। मतलब अगर एनर्जी 18 जूल है तो वो कौन से कलर की लाइट होगी? वायोलेट कलर की। अगर एनर्जी 16 जूल है तो इंडिगो कलर, अगर एनर्जी 14 जूल है तो ब्लू कलर, अगर एनर्जी 12 जूल है तो ग्रीन कलर, ऐसे होगी, ठीक है। अच्छा, मान लो अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, कुछ ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो इसकी एनर्जी कितनी है? 2 जूल, इसकी 8 जूल, इसकी 10 जूल, इसकी 12 जूल। ओके, इसकी कितनी है? 12 जूल, 12 जूल। इसकी कितनी है? 14 जूल। इसकी कितनी है? 16 जूल। अब जरा समझना बेटा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कहां से कहां जंप कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो, मान लो इसकी कितनी है? 6 जूल है, इसकी 6 जूल ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर रहा है, यहां से यहां जंप कर रहा है, तो क्या होगा? वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर डालेगा। तो ये क्या करेगा? एनर्जी बाहर डालेगा, ठीक है सर। तो इसकी एनर्जी कितनी है? 16, इसकी कितनी है? 6। तो 16 में से 6 गए, कितने बचे? 10 जूल। तो ये क्या करेगा? 10 जूल की एनर्जी बाहर डालेगा। तो 10 जूल के एनर्जी का कलर कौन सा है? 10 जूल की एनर्जी का कलर है येलो। तो ये जो लाइट, ये जो एनर्जी बाहर निकलेगी, ये कौन से कलर की दिखेगी? येलो कलर की दिखेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको ना तुम थोड़ा सा क्यूरियोसिटी से लो, समझने की कोशिश करो, गड़बड़ मत करो। अच्छा, मान लो कि कोई जो वेव है वो कहां से कहां जंप कर रहा है। मान के चलते हैं कि और एक ऑर्बिट है नीचे 2 जूल की, ठीक है। तो अब वो कहां से कहां जंप कर रहा है? मान के चलो कि वो यहां से यहां जंप कर रहा है। तो इसकी एनर्जी कितनी है? 14। इसकी एनर्जी कितनी है? 2। तो 14 में से 2 गए, कितने बचे? 12। तो यहां से जो एनर्जी बाहर जाएगी वो 12 जूल की होगी। अब 12 जूल वाले का कलर कैसा होता है? 12 जूल वाले का कलर ग्रीन होता है। मतलब ये जो एनर्जी निकल रही है ये कैसे दिखेगी? ग्रीन कलर की दिखेगी। समझ में आया? तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है तो वो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है। अब वो एनर्जी कितनी है इस पे डिपेंड करेगा उस एनर्जी का कलर कितना है या कलर कैसा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो यही कहानी होती है इसमें। अगर आपने नमक को जलते हुए गैस पे डाल दिया तो उसमें से येलो लाइट निकलती है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जो स्टो जल रहा है उससे एनर्जी मिल रही है। तो वो एनर्जी मिलके इलेक्ट्रॉन नीचे से किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। और ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा, वापस आएगा। तो वापस आते वक्त क्या करेगा? एनर्जी बाहर डालेगा। और वो कौन सी एनर्जी बाहर डालेगा? जो येलो कलर की होगी, इसलिए हमको येलो कलर दिखाई देगा। सर क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे हमने सोडियम को पानी में डाला तो आग लग जाती है और कौन सा कलर बाहर जाता है? येलो कलर बाहर जाता है। तो ये येलो कलर क्यों बाहर जा रहा है? ध्यान से समझो बेटा। जब सोडियम, मान लो ये सोडियम का एटम है, समझना बेटा, ये सोडियम का एटम है, मान के चलो ये सोडियम का एटम है, पॉजिटिव चार्ज। तो सोडियम के एटम में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जैसे हमने उसको पानी में डाला या आग में डाला तो कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। और ये जो जलते हुए गैस की एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिली तो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर गया, लेकिन ऊपर ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं वो, तो नीचे
नीचे से ऊपर क्यों गया? क्योंकि गैस की एनर्जी, स्टोव की जलने वाले गैस की एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की, तो नीचे से ऊपर गया, लेकिन ऊपर ज्यादा देर तक टिकेगा नहीं। और ऊपर क्यों गया? एनर्जी लेके गया, तो ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा, तो ऊपर से नीचे आते वक्त अपने में से वो एनर्जी बाहर डालेगा। और कौन से कलर की एनर्जी बाहर डालेगा? येलो कलर की। इस वजह से जब नमक को गैस पे डाला जाता है तो हमको येलो कलर की लाइट दिखती है, या सोडियम को पानी में डाला जाता है तो सेम चीज होती है, हमको येलो कलर की लाइट दिखती है। और रास्ते पे जो लैंप लगे होते हैं, जो बल्ब लगे होते हैं, जो येलो कलर के दिखते हैं, उसको सोडियम वेपर लैंप बोलते हैं। उसमें भी यही प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके जंप करके ऊपर जाता है, और ऊपर बहुत थोड़ी देर रुकेगा, फिर नीचे वापस आ जाएगा। तो वापस आते वक्त वो अपने अंदर से एनर्जी बाहर डालेगा, और वो कौन से कलर की एनर्जी बाहर डालेगा? येलो कलर की एनर्जी बाहर डालेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन है, इसके वजह से एनर्जी एब्सॉर्ब होगी या एनर्जी इमिट होगी। मैं जितना बता रहा हूं उसका अगर आप 10% भी समझ गए तो आप बहुत आगे चले गए बेटा, कोई टेंशन नहीं। आगे चलते हैं, यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है देखो, व्हेन टेबल साल्ट मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड NaCl इज थ्रोन ऑन एलपीजी गैस स्टोव। अगर हमने नमक को एलपीजी गैस स्टोव पे थ्रो कर दिया तो उसमें से येलो कलर की लाइट निकलती है। फ्लेम इमीडिएटली येलो स्पार्क फॉर्म्स ऑन दैट प्लेस। वहां पे येलो कलर का फ्लेम बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। इफ सोडियम मेटल इज पुट इन वाटर, अगर सोडियम का मेटल हम पानी में डाल देते हैं ऐसे करके, तो वहां से भी येलो कलर की आग बाहर निकलेगी। ठीक है। इट बर्न्स टू गिव येलो फ्लेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करके जब ऊपर जा रहा है एनर्जी लेके, तो ऊपर जाने के बाद बहुत कम टाइम रुकेगा, वापस आ जाएगा, और वापस आते वक्त अपने में से एनर्जी बाहर डालेगा। तो वो एनर्जी कौन से कलर की होगी? येलो कलर की होगी। ऑन रोड सोडियम वेपर लैंप गिव्स येलो कलर लाइट। रास्तों पर जो लैंप लगे होते हैं वो येलो कलर की लाइट देते हैं। इसमें भी सेम कहानी होती है। ओके। फ्रॉम ऑल अबव एग्जांपल, द इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एब्सॉर्ब एनर्जी एंड गोस टू द आउटर मोस्ट शेल। सोडियम का जो एटम होता है उसके अंदर ऑर्बिट में घूमने वाला इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेके ऊपर जाएगा, क्योंकि लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो वो ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर बहुत कम समय तक रहेगा और ऊपर से फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो नीचे से ऊपर एनर्जी एब्सॉर्ब करके गया, तो ऊपर से नीचे आते वक्त एनर्जी बाहर डालेगा, तो एनर्जी बाहर डालेगा कौन से कलर की? येलो कलर की। जिसकी वजह से इन तीनों एग्जाम में हमको येलो कलर की लाइट मतलब येलो कलर की एनर्जी ऑब्टेन होती है। ठीक है। अच्छा, आगे पढ़ता हूं मैं, ध्यान से सुनो। एंड बैक टू द इनर मोस्ट शेल बाय इमिटिंग एनर्जी। एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, बहुत कम समय तक रहता है, और ऊपर से नीचे आता है। ऊपर से नीचे आते वक्त अपने में से एनर्जी बाहर डालता है। वो कौन से कलर की होती है? येलो कलर की होती है। द डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल ऑफ दीज टू शेल ऑफ सोडियम इज फिक्स। इन दो शेल का जो एनर्जी लेवल है वो फिक्स होता है। वो हर बार कौन से कलर का दिखता है? येलो कलर का। दिस डिफरेंस इज सिमिलर टू एनर्जी ऑफ येलो लाइट। ये जो डिफरेंस होता है सेम होता है किसके? येलो लाइट के एनर्जी डिफरेंस के, जो मैंने आपको यहां समझाई। ये जो लाइट के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, अलग अलग एनर्जी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां चलते हैं, समझो बात को, क्या बोल रहे हैं। देयरफॉर इन अबव एग्जांपल्स सेम स्पेसिफिक येलो लाइट इज इमिटेड। इसीलिए हर बार वो क्या देगा? येलो कलर की लाइट देगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां चलते हैं। क्या बोल रहा है समझना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो। कि ये देखो, पहली शेल को क्या बोला? के शेल, फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट। के शेल LMN शेल्स है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। अब इस पे बहुत ज्यादा और भी डेवलपमेंट हुए। क्या डेवलपमेंट हुए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आफ्टर बोहर्स मॉडल के बाद पहले कौन सा मॉडल आया था? डाल्टन मॉडल, नो इंटरनल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद आया था थॉमसन मॉडल, इंटरनल स्ट्रक्चर, प्लम पुडिंग मॉडल। उसके बाद रुदरफोर्ड मॉडल, वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, एनर्जी निकलती है, अंदर गिरता है, वो दिक्कत थी। फिर बोहर ने इसको दूर कर दिया, बोला कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, उसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट, और स्टेबल ऑर्बिट में वो आराम से घूम सकता है बिना एनर्जी के इमिट किए। उसके बाद जो आया बोहर्स मॉडल के बाद, एटॉमिक स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड इन डेप्थ विथ द एडवांस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के एंगल से पढ़ा गया। द मॉडर्न व्यू ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन द
फॉलोइंग वेल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। लेकिन आजकल जो कंसेप्ट चलता है वो ऑर्बिट का कंसेप्ट नहीं चलता। ये 4 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन है 11 12 में जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है ये। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, दे एग्जिस्ट इन अ प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मैं आपको ये पूरी कहानी समझाता हूं, ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करो। ये इतना ज्यादा अपने सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन हम बच्चों को 11 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की एक कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनो, ओके। कोई टेंशन नहीं लेना और ज्यादा लोड मत लेना, जितना भी समझ में आता है आपका फायदा ही है उसमें, ओके। ये सब आपके सिलेबस में इतना ज्यादा सीरियसली है नहीं क्लास 8 के, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। ध्यान से सुनो, देख भाई आराम से समझ। ये न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ खास ऑर्बिट होते हैं जिसको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट, जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता। तो ये ऐसी पहली खास ऑर्बिट है, इसका नंबर है n इज इक्वल टू 1। ये ऐसी दूसरी खास ऑर्बिट है, इसका नंबर है n इज इक्वल टू 2। ये ऐसी तीसरी खास ऑर्बिट है, इसका नंबर है n इज इक्वल टू 3। और ये ऐसी चौथी खास ऑर्बिट है जिसका नंबर है n इज इक्वल टू 4। फर्स्ट स्टेबल ऑर्बिट, सेकंड स्टेबल ऑर्बिट, थर्ड स्टेबल ऑर्बिट, फोर्थ स्टेबल ऑर्बिट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नाम भी रख दिए इन्होंने। इस शेल का नाम है के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। के एल एम एन, ये सब ऑर्बिट है या शेल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्या होता है बेटा। अब एक मॉडर्न व्यू आया, मॉडर्न व्यू में यह बताया गया कि भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता, ये बकवास है, ऐसे नहीं होता। फिर कैसे होता है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो मॉडर्न व्यू आया, एडवांस टेक्निक आई, उसमें यह बताया गया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो फिक्स पाथ पे नहीं घूमता। तो कैसे घूमता है, हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पे नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मतलब कैसे, मान के चलो कि ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन ना एक 3D शेप में, 2D नहीं, ये तो 2D था, ऑर्बिट एक 2D शेप है, प्लेन में है। तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक 3D जगह में हो सकता है। जैसे क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड मतलब बादल होते हैं, आसमान में बादल होते हैं। तो आसमान में जो बादल होते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन की ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इस रीजन में ज्यादातर पाया जा सकता है, इतने रीजन में। और ये 3D होता है, 3D, 2D नहीं, 3D। तो यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस ज्यादा है, यहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो इस चीज को बोला जाएगा सब शेल। क्या बोला जाएगा, सब शेल। ओके, शेल के सब शेल या ऑर्बिट के सब ऑर्बिट। ओके, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाता हूं, प्रैक्टिकल लेवल पे लोड मत लो आप। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये क्या हो गया, शेल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, शेल, शेल। ओके, या फिर इसको मैं ऐसे बोल देता हूं, ये हो गया ऑर्बिट, ये हो गया ऑर्बिट। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने बोल दिया ऑर्बिट। अच्छा, इसके ना बेटा सब ऑर्बिट होते हैं, सब ऑर्बिट होते हैं। ओके, और सब ऑर्बिट में भी ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिट के सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल। ठीक है भाई, तो n इज इक्वल टू 1 में कितने सब ऑर्बिट होते हैं, एक, उसका नाम होता है s सब शेल। ओके, और s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, ये ऐसे एक ब्लॉक से बताते हैं। एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2। एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब n इज इक्वल टू अगर हम 2 बोलते हैं, मतलब सेकेंड ऑर्बिट, तो सेकेंड ऑर्बिट में कितने सब शेल रहते, 2। उनके नाम होते हैं s और p, s और p, s सब शेल, p सब शेल। अच्छा, तो s में एक ब्लॉक रहेगा, S में एक ब्लॉक रहेगा, और P में ना बेटा ऐसे 3 कमरे होते हैं, ये P सब शेल होती है। ज्यादा लोड नहीं लेना, मोटा मोटा जितना भी आपके दिमाग में बैठ रहा है उतना समझने की कोशिश करो। अब जो n इज इक्वल टू 3 होता है, उसमें 3 सब शेल होते हैं। कौन से, S, P और D, S, P और D। अच्छा, तो S में एक ब्लॉक होता है ऐसे, P में 3 ब्लॉक होते हैं ऐसे, 1 2 3, और जो d ऑर्बिटल होता है उसमें 5 ब्लॉक होते हैं, 1 2 3 4 5।
ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर मैं n इज इक्वल टू 4 बोल दूं तो ये क्या हो गया, ऑर्बिट, ये उसके सब ऑर्बिट और ये उसके ऑर्बिटल। ये जो एक बक्सा है इसको बोलेंगे ऑर्बिटल, ये जो एक बक्सा है इसको ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल। ठीक है। अच्छा, 4, तो इसमें क्या होता है बेटा, एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ। तो जैसे कि आपको पता है, एस मतलब एक ब्लॉक, पी मतलब 3 कमरे, ये ऐसे करके, और डी मतलब 5 कमरे, 1 2 3 4 5, डी मतलब 5 कमरे, और एफ मतलब बेटा 7 कमरे, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये ना बेटा आपको पढ़ाने की कोई हिम्मत भी नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं, इसमें का आपको 2% भी समझ में आ रहा तो बहुत सही है। देख भाई, ये ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का क्या होता है, ऑर्बिट का क्या होता है, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट का क्या होता है, ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहले ऑर्बिट की एक सब ऑर्बिट है जिसका नाम है एस सब शेल, दूसरे का 2 एस और पी, तीसरे का 3 एस पी डी, चौथे का 4 एस पी डी एफ। एस का साइज कैसे होता है, एक कमरा, ये ऑर्बिटल हो गया। एस का एक कमरा, पी के अंदर 3 कमरे होते हैं, एस पी डी है ना, तो एस का एक कमरा, पी के 3 कमरे, डी के 5 कमरे, और एस का एक कमरा, पी के 3 कमरे, डी के 5 कमरे, और एफ के 7 कमरे। और याद रखो बेटा, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे बताते हैं, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2। पी में कितने बैठेंगे, 2 4 6, कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 6। डी में कितने बैठेंगे, 2 4 6 8 10, 10 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। और एफ में कितने बैठेंगे, 2 4 6 8 10 12 14। समझ में आया? एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। ठीक है सर, जितना हमको आपने बताया सर, उससे मोटा मोटा मेरे को यह समझ में आ रहा है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में पहली स्टेबल ऑर्बिट, दूसरी स्टेबल ऑर्बिट, तीसरी स्टेबल ऑर्बिट, चौथी स्टेबल ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का होता है सब ऑर्बिटल, उपकक्षा। तो सब ऑर्बिटल, फर्स्ट ऑर्बिट की सब ऑर्बिट एक ही होती है एस, सेकंड के 2 होते हैं एस और पी, और थर्ड के 3 होते हैं एस पी डी, फोर्थ के 4 होते हैं एस पी डी एफ। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिट में एक कमरा होता है उसको ऑर्बिटल बोलेंगे, पी में 3 कमरे होते हैं उसको ऑर्बिटल बोलेंगे, डी में 5 कमरे होते हैं उसको ऑर्बिटल बोलेंगे, और एफ में 7 कमरे होते हैं उसको ऑर्बिटल बोलेंगे। ओके, सिर्फ दिमाग में रखो, ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ठीक है सर, समझ में आ रहा है। ओके, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब यहां आते हैं और इसमें मैं आपको डिफरेंस बताता हूं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच का, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ पे नहीं घूमता। आजकल की मॉडर्न टेक्निक क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ पे नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्लाउड्स के फॉर्म में, उसको बोला जाएगा ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कितने टाइप के हैं सर, देखो जो ऑर्बिटल्स है हमारे पास वो 4 टाइप के हैं। कौन कौन से, एस पी डी एफ। ऑर्बिटल्स जो है वो 4 टाइप के, कितने, एस पी डी एफ। तो सर ये एस मतलब क्या, पी मतलब क्या, डी मतलब क्या, एफ मतलब क्या, उसको मैं आपको समझाता हूं यहां पे। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जो एस ऑर्बिट होता है वो, उसका लॉन्ग फॉर्म होता है शार्प, और ये स्पेरिकल शेप का होता है। कैसे शेप का होता है, स्पेरिकल शेप का होता है। तो इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एक कमरा होता है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2। टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है सर, ये जो पी ऑर्बिटल है ये क्या होता है, प्रिंसिपल, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल। ये सब डेटा लिख के याद रखो। इसका शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है। तो डम्बेल शेप, इसमें रूम कितने होते हैं, 3 सब शेल होते हैं, 3 कमरे होते हैं ना, तो एक में कितने बैठ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, तो 3 में कितने बैठेंगे, 6। ठीक है, अच्छा, चौथा क्या है, डी। डी कहां से आया, डिफ्यूज। डिफ्यूज का जो शेप होता है वो कैसा होता है, क्लोवर लीव, क्लोवर लीव का शेप होता है। मैं इसका शेप भी समझाता हूं आपको, क्लोवर लीव का शेप होता है। इसमें कितने कमरे होते हैं, 5 कमरे होते हैं। एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 5 कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एफ। एफ क्या होता है, फंडामेंटल। एफ का लॉन्ग फॉर्म फंडामेंटल। इसका शेप कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स शेप होता है, मल्टी लोब्ड शेप होता है। इसमें कितने कमरे होते हैं, 7। एक कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन बैठते, 2, और 7 कमरे में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 14। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, हमको ये एसपीडीएफ, उसका लॉन्ग फॉर्म, उसका शेप, एक कमरा, 3 कमरे, 5 कमरे, 7 कमरे, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके हिसाब से इसमें 2, 3 दूने 6, 5 दूने 10, 7 दूने 14, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन सर मेरे को ना ये एसपीडीएफ का लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब एग्जैक्टली क्या है सर, ये एसपीडीएफ क्या है। आते बेटा, गड़बड़ मत करो, यहां चलते हैं। द एक्चुअल शेप्स ऑफ ऑर्बिटल आर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट अ फिक्स पाथ।
ठीक है भाई, समझो, मैं आपको ना बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ये तो समझ में आ गया, एसपीडीएफ तो समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा यहां चलते हैं, देखो देखो देखो, शुरू से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, समझना बेटा। डाल्टन ने बोला, डाल्टन ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन का कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता, सॉरी एटम का कोई स्ट्रक्चर इंटरनल नहीं होता, ठीक है। दूसरा, थॉमसन ने क्या बोला, भाई एटम का स्ट्रक्चर होता है, और कैसे होता है, सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर भरा है और जो निगेटिव चार्ज है उसके अंदर एम्बेडेड है, ठीक है। लेकिन रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये प्रूफ हुआ कि ये जो थॉमसन बोल रहा है ये गलत है, क्योंकि मैक्सिमम अल्फा रेज आर पार जा रहे हैं और बहुत कम अल्फा रेज वापस आ रहे हैं। तो बहुत कम वापस आ रहे हैं मतलब बहुत छोटी सी जगह में, बहुत छोटी सी जगह में पॉजिटिव चार्ज भरा होगा और बाकी सब जगह कैसे होगी, खाली होगी। इसको फिर प्रॉब्लम क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्या हुआ कि भाई इसने बोला इलेक्ट्रॉन गोल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो बोहर ने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर गोल ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी बाहर डालेगा, तो घूमते वक्त इसकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो वो धीरे 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 न्यूक्लियस के पास आएगा और फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएगा, इस तरह से अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर अब इसको सॉल्व कैसे किया गया, इसको सॉल्व किया बोहर ने। बोहर ने क्या बताया कि भाई देखो, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में, तो कुछ ऑर्बिट्स ऐसे हैं जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स बोलते हैं। इस ऑर्बिट में घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, इनको बोला जाएगा स्टेबल ऑर्बिट, और इनके नाम रख दिए उन्होंने, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, k l m n, ऐसे करके नाम रख दिए, ठीक है। लेकिन आजकल की जो एग्जैक्ट थ्योरी है और जो सही भी है, उस थ्योरी का ऐसा मानना है कि इलेक्ट्रॉन का ऐसा कोई फिक्स पाथ नहीं होता। तो फिर क्या होता है, तो क्या होता है समझने की कोशिश करो कि ये अगर प्रोटॉन है तो 3D शेप के कुछ फिक्स साइज में इस न्यूक्लियस के बाजू में इतने जगह में 3D शेप के इतने जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। एग्जैक्ट जगह तो बता ही नहीं सकते आजकल का जो थ्योरी है उसके हिसाब से। जैसे इसकी थ्योरी अगर हम मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रॉन यहां पे है, इलेक्ट्रॉन यहां पे, लेकिन ये थ्योरी भी गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट लोकेशन हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाजू में इस शेप के जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, और ये 3D क्लाउड के जैसा है, बादलों के जैसा शेप है। अब इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, 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 तो कोई फिक्स पाथ उसका नहीं है। तो यहां पे जो ये क्लाउड के शेप का शेप बना, ये कौन सी सब शेल है, पी सब शेल है, क्योंकि डम्बेल शेप की है ना। अब पहली ऑर्बिट की अगर बात करें तो न्यूक्लियस के बाजू में इतने स्पेरिकल जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे एस सब शेल, एस सब शेल का इलेक्ट्रॉन, इसको बोलेंगे पी सब शेल का इलेक्ट्रॉन। बेटा एस मतलब स्पेरिकल, स्पेरिकल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 2, और पी में कितने रूम होते हैं, 3 रूम होते हैं। समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग की 3D शेप जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसको बोला जाता है सब शेल या ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 4, एस पी डी एफ, ठीक है। अच्छा चलो, और मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, आराम से देखो, आराम से देखो। यहां पे और एक कोशिश आपको समझाने की, यहां चलते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है ये, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ पे नहीं घूमता, वो किस में घूमता है, एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में। प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स में मतलब ऑर्बिटल में, जिसका नाम है ऑर्बिटल। मतलब अगर आप बोलेंगे कि सर मॉडर्न थ्योरी के हिसाब से बताओ इलेक्ट्रॉन कहां होगा, तो मैं बोलूंगा बेटा देख ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में इतने जगह में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है। एग्जैक्ट कहां पे है नहीं बता सकते। तो ये जो 3D शेप बना, इस 3D शेप को हम बोलेंगे ऑर्बिटल्स। और ऑर्बिटल्स कितने तरह के हो सकते हैं, 4, एस पी डी एफ, उनके साइज पे डिपेंड 4 तरह के ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एग्जैक्टली, आ गया। इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये ऐसे इतने में कहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे बोल सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन हैव क्वांटाइज एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज है। क्वांटाइज है मतलब जो हमने ये पढ़ा था ना, देखो ये पढ़ा था, ये एनर्जी लेवल्स बताए थे मैंने आपको, ये पढ़ा था। तो 2 जूल है, 8 जूल है, 2 के बाद सीधा क्या है 8, 8 के बाद सीधा क्या है 15, इसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड।
ठीक है, जैसे सीढ़ियां होती है, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी, बीच में पैर रख सकते हो क्या आप? नहीं। तो 2 के बाद डायरेक्ट कहां पैर रख सकते हैं? 8, 8 के बाद कहां? 15। तो 6 पे रख सकते हैं क्या? नहीं। 10 पे रख सकते हैं क्या? नहीं। तो 2 के बाद 8, 8 के बाद 15, इसको क्वांटाइज बोलते हैं। जैसे सीढ़ियां होती हैं, ये सीढ़ी नहीं होती है ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आप यहां आ सकते हो, यहां से आप यहां जा सकते हो, यहां रुक सकते हो क्या? नहीं रुक सकते। तो ये क्वांटाइज बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही ये 6 के बाद डायरेक्ट 8, 8 के बाद डायरेक्ट 15, तो इसको क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड बोलते हैं, क्वांटाइज बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा समझाने की, ये इतना आसान है नहीं, जितना समझ में आ रहा है उतना दिमाग में रखो। अब एक प्रिंसिपल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि दो अलग अलग इंसान का आधार नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। कुछ भी सेम हो सकता है, नाम सेम हो सकता है, बाप का नाम सेम हो सकता है, सर नेम सेम हो सकता है, लेकिन उसका आधार नंबर सेम नहीं हो सकता। मतलब सर देखो, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन, no two electron in the atom can have same set of 4 quantum numbers। अब ये क्वांटम नंबर मतलब वो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी, इलेक्ट्रॉन का पहचान पत्र एग्जैक्ट कैसे बनता है वो 12th में देखेंगे। जैसे अपना आधार नंबर होता है, वैसे हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने वाले ये 4 क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम नहीं हो सकते। 2 इलेक्ट्रॉन का आधार नंबर हमेशा क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा, ठीक है। एंड क्वांटम नंबर मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं, ठीक है बेटा। तो ये मॉडर्न चीजें हैं, थोड़ा सा इससे कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो पहले क्या बोला गया कि भाई डाल्टन ने बोला, देखो मोटा मोटा मैं आपको आपके लिए समराइज कर देता हूं। डाल्टन ने बोला एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है। थॉमसन ने बोला एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव चार्ज भरा है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। रुदरफोर्ड ने बोला ऐसा नहीं है। क्या है फिर? रुदरफोर्ड ने बोला कि देखो सेंटर में छोटा सा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहे हैं। फिर बोहर ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन अगर गोल घूम रहे हैं तो एनर्जी बाहर डालनी चाहिए और घूमते घूमते अंदर गिर जाना चाहिए। तो ये जो अपने रुदरफोर्ड ने बोला ये गलत है। तो बोहर, देखो पहले डाल्टन, उसके बाद थॉमसन, उसके बाद रुदरफोर्ड, देन बोहर। तो बोहर ने बोला कि भाई कुछ स्पेशल ऑर्बिट है जिसमें घूमते वक्त इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट नहीं करता, उसको बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन ये भी गलत है। तो अभी की जो मॉडर्न थ्योरी है उसका ये कहना है कि भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं घूमता, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं, और वो किसी एक फिक्स 3D शेप में नहीं होते, वो एक क्लाउड की तरह होते हैं, बादलों के जैसे अलग अलग शेप के जगह होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। उसको ऑर्बिटल्स बोला जाता है। और कितने ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास? 4, एसपीडीएफ, एसपीडीएफ। और उसकी इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको यहां पे दे दी। ये देखो, ये एसपीडीएफ, ये उसके फुल फॉर्म है, ये उनके शेप है, उसके अंदर के कमरे, एक कमरे में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बैठते, ठीक है। अच्छा यहां चलते हैं, इसको भी क्लियर कर लेते। ऑर्बिट फिक्स पाथ लाइक ट्रैक। ऑर्बिट थ्योरी का यह कहना है कि भाई इलेक्ट्रॉन फिक्स पाथ पे घूमते हैं, लेकिन ऑर्बिटल क्या है? एक रीजन है क्लाउड के जैसा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऑर्बिटल क्या होता है? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। इसका नाम क्या है? के, शेल, एल, एम, एन। लेकिन जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होते हैं? या तो एस होगा, या तो पी होगा, या तो डी होगा, या तो एफ होगा। तो ये जो एसपीडीएफ है ये क्लाउड के जैसे स्ट्रक्चर है 3D शेप के, जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते। और ये जो है ऑर्बिट, ये फिक्स पाथ है, पहली ऑर्बिट, दूसरी ऑर्बिट, तीसरी ऑर्बिट, चौथी ऑर्बिट। ये किसका कहना था? ये कहना था बोहर का। और ये किसका कहना है? मॉडर्न थ्योरी का। अभी जो थ्योरी चलती है वो ये चलती है, ओके। मॉडर्न साइंस यूजेस ऑर्बिटल्स नॉट ऑर्बिट। तो मॉडर्न साइंस ये एसपीडीएफ वाला कंसेप्ट मानती है, ऑर्बिट वाला कंसेप्ट नहीं मानती, ओके। चलो और समझते हैं। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ये तो मैंने समझा दिया आपको, ये सब चीजें ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की बेटा, जितना समझ में आया उतना अच्छा है। अगर नहीं समझ में आ रहा ना, इसको 5, 6, 7, 8, 10 बार देखो और समझने की कोशिश करो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ओके। ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब द डेफिनाइट पाथ राउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाजू का एक फिक्स पाथ जिसपे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ
फिक्स पाथ जनरली सर्कुलर होता है या इलिप्टिकल होता है। इस शेप को इलिप्स बोलते हैं, इस शेप को सर्कल बोलते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज ऑर्बिटल? ऑर्बिटल मतलब रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, 3D स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। एग्जैक्ट जगह तो बता नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे देखो डॉटेड ज्यादा डॉट बताए हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये क्या है? ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली इसका जो शेप होता है या तो सर्कुलर होता है या तो इलिप्टिकल, या तो सर्कुलर या तो इलिप्टिकल। और यहाँ पे जो शेप्स होते हैं देखो, ये स्पेरिकल शेप, एस सब शेल या एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल डम्बेल शेप की, ये डी ऑर्बिटल, इसका क्या है? क्लोवर लीफ शेप है ये, ओके। ये डम्बेल शेप है, ये स्पेरिकल शेप है, मतलब ये 3D रीजन मार्क किया है उन्होंने क्लाउड के जैसा। जैसे आसमान में बादल दिखते वैसे ही न्यूक्लियस के बाजू में ऐसा एक शेप बनता, 3D स्पीयर, ये डम्बेल, ये क्लोवर लीव। तो इस तरह के शेप में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती। एग्जैक्ट कहां मिलेगा वो नहीं बता सकते, ओके। तो ऑर्बिट का शेप ये हो सकता है और ऑर्बिटल्स का शेप ये रहेगा, एस पी डी, और एफ का जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। आगे चलते हैं। ये 2 डायमेंशनल होता है सर्कुलर ऑर्बिट, और ये क्या होता है? 3 डायमेंशनल जगह होती है, जिस रीजन होता है बादलों की तरह, ओके। इसमें एग्जैक्ट हम पोजीशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसमें एग्जैक्ट हम पोजीशन नहीं बता सकते, सिर्फ बोल सकते हैं ज्यादा चांसेस इलेक्ट्रॉन यहां मिलने के, क्योंकि अंदर ज्यादा डार्क रीजन है, और जैसे आप बाहर बाहर जाओगे वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड है और ये फिक्स होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सब मैंने आपको समझा दिया। यहां चलते, समरी क्या है समझो बेटा। रुदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट एटम हैज स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड मोस्ट स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी। रुदरफोर्ड के हिसाब से सेंटर में एक डेंस न्यूक्लियस है और सारा जो रिमेनिंग पोर्शन है एटम का वो कैसा है बेटा? खाली है, एम्प्टी है। रुदरफोर्ड्स मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रुदरफोर्ड के मॉडल ने एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि रुदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा, तो फिक्स ऑर्बिट में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी इमिट करेगा, एनर्जी इमिट करेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो धीरे 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 स्पाइरल पाथ पे घूमेगा और फाइनली जाके न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इस तरह से वो मॉडल अनस्टेबल बन जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन की? फिर बोहर ने, जिसने कंसेप्ट दिया किसका? ऑर्बिटल का, ऑर्बिट का, स्टेबल ऑर्बिट का। लेकिन वो भी कंसेप्ट नहीं चला। अब हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं? ऑर्बिटल्स का, ठीक है, एसपीडीएफ वाला। बोहर्स मॉडल इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी ऑर्बिट, एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। फिर इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब एंड इमिट एनर्जी व्हेन दे जंप बिटवीन द ऑर्बिट्स। नीचे से ऊपर जाएंगे एनर्जी एब्सॉर्ब करके, ऊपर से नीचे आएंगे एनर्जी इमिट करके, ओके। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम प्रिंसिपल्स एंड ऑर्बिटल्स, जो कि एसपीडीएफ होता है, ओके। और जो बोहर्स थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? ऑर्बिट पे, के शेल, एल शेल, के एल एम एन पे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई, पहला सवाल, इन रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड द फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल इंडिकेट्स। भाई देखो रुदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, गोल्ड फॉइल पे जब हमने अल्फा रेस डाला तो मैक्सिमम अल्फा रे बिना डेविएशन के आगे चले गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एटम की ज्यादातर जगह खाली थी, तभी तो वो किसी से टकराए ही नहीं, सीधा आगे निकल गए, ओके। ये बताता है कि द एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। तो पहले का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। दूसरा सवाल, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। रुदरफोर्ड के हिसाब से क्या सही है? इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन सर्कुलर ऑर्बिट, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। बिल्कुल सही है। रुदरफोर्ड के हिसाब से पूरा जो मास है वो कहां पे कॉन्सेंट्रेटेड था? न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड था। तो पहले का ए, दूसरे का बी, पहले का ए, दूसरे का बी, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल व्हाट हैपेंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। नीचे से ऊपर जाते वक्त क्या करेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा। एनर्जी इज एब्सॉर्ब, कितनी? दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। तो सेकंड ऑप्शन आना चाहिए, थर्ड का सेकंड ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसका उल्टा होगा तो एनर्जी इमिट करेगा। Which of the following is not postulate of Bohr's atomic model? Electron revolve in a fixed circular path. Energy of electron is constant in a particular orbit.
इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑर्बिट, गलत बात है। ओके, इलेक्ट्रॉन इमिट और एब्सॉर्ब एनर्जी जंपिंग बिटवीन द ऑर्बिट, बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, सही है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये बोहर का पोस्टुलेट नहीं है। ये किसने, अच्छा ये बोहर का पोस्टुलेट है एक्चुअल में, सॉरी ये बोहर का पोस्टुलेट है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन एनी ऑर्बिट, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में नहीं रहता, एक स्पेशल ऑर्बिट में रहता जिसको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, तो सी ऑप्शन आना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, यहां चलते हैं, समझो बात को। इन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स वेयर आर द इलेक्ट्रॉन फाउंड इंस्टेड ऑफ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिटल में मिलते हैं एक 3D स्पेस के। प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स कॉल्ड SPDF, स्पेरिकल, ये प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इनके अलग अलग शेप होते हैं। स्पेरिकल शेप होता है, डंबेल शेप होता है, क्लोवर लीव होता है, इसका कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा डॉट इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ भी मिल सकता है लेकिन चांसेस कम है। तो प्रोबेबिलिटी बेस 3D स्पेस होता है न्यूक्लियस के अराउंड, जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है। तो आजकल हम क्या मान के चलते हैं, आजकल हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां मिलता है, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट जगह हम नहीं बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के बाजू में, जैसे क्लाउड्स दिखते हैं बादलों में, वैसे ही न्यूक्लियस के बाजू में एक इमेजिनरी 3D शेप्स बनते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, भाई देखो सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। देखो ध्यान से समझो, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस कैसे होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है भाई, पॉजिटिवली चार्ज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन्स होते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट एंटायर मास, एटम का पूरा मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। देखो भाई, जो एटम होता है उसके सेंटर में सारे प्रोटॉन्स एक छोटी सी जगह में भरे होते हैं और प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा मास कहां होता है, न्यूक्लियस में भरा होता है, और ये सब एम्प्टी पार्ट होता है। ठीक है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज, सारा मास न्यूक्लियस में पाया जाता है, तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज रहेगा। इट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एक जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन बोलेंगे, एक जिसपे कोई चार्ज नहीं होता उसको न्यूट्रॉन्स बोलेंगे। और इन दोनों को कंबाइनली मिला के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि जो इंडिया में रहते हैं वो इंडियंस हैं, और जो न्यूक्लियस में रहते हैं वो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स है। ठीक है, तो कंबाइनली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होते। इलेक्ट्रॉन तो मस्त अपना, वैसे देखे तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है, ऑर्बिटल्स में, 3D शेप ऑर्बिटल्स में चांसेस ज्यादा होते हैं मिलने के। ओके, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, +1 E चार्ज होता है इस पे। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता लेकिन उसके पास मास होता है। ओके, ये हो गया न्यूक्लियस की बात। अब बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है। चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है वो +1 E होता है, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और कूलम चार्ज का यूनिट है, 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। जो प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास होता है 1 डाल्टन। यू मतलब, यू को डाल्टन पढ़ते हैं, डाल्टन पढ़ते हैं, 1 U मतलब 1 डाल्टन, और 1 डाल्टन मतलब कितने किलो, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। लिख लिख के इसको रटो बेटा। ओके, अब किसी भी न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उसको उस एटम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और उसका जो सिंबल है वो Z होता है, A नहीं होता, Z होता है। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है। ओके, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस पे वो ZE होता है। क्यों, क्योंकि एक प्रोटॉन का चार्ज +E है, तो 2 प्रोटॉन का चार्ज +2E, 3 प्रोटॉन का चार्ज +3E, 4 प्रोटॉन का चार्ज +4E। अभी किसी भी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, Z, तो 1 का +E, 2 का +2E, तो Z का +ZE, इतना पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लो। आगे चलते, दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। वैसे अगर हम देखें तो याद रखो बेटा, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है किससे,
प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है। लेकिन मोटा मोटा हम इन दोनों का मास ऑलमोस्ट कैसे लेते हैं, सेम। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन ही करना है तो न्यूट्रॉन का जरा सा ज्यादा होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। मतलब एग्जैक्ट में बताऊं तो न्यूट्रॉन का होता है 1.67 और प्रोटॉन का होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको भाई इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आपको बताना ही है कि दोनों में से थोड़ा सा ज्यादा किसका होता है, तो न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का तो वैसे बहुत हल्का होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है, 1800 गुना हल्का होता है इन दोनों के मास से। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में होता है, इसीलिए इसके सर पे जीरो लिखा जाता है, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज जीरो, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है। इसका जो मास होता है वो 1 डाल्टन होता है। यू को कैसे पढ़ेंगे हम, डाल्टन पढ़ेंगे। 1 डाल्टन मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। यहां तो ऑलमोस्ट सेम बताया गया, लेकिन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है। जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होता है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ध्यान से सुनो, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो दोनों है उसको मिला के बोला जाता है मास नंबर। और बेटा मास नंबर का सिंबल होता है कैपिटल ए, कैपिटल ए। और एटॉमिक नंबर का सिंबल होता है कैपिटल जेड। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, मास नंबर कैपिटल ए माइनस एटॉमिक नंबर। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, मास नंबर को बच्चे जेड बोल देते हैं क्योंकि वो समझते हैं एटॉमिक नंबर का ए, नहीं, लेकिन उल्टा है। एटॉमिक नंबर का सिंबल झड़ है और मास नंबर का सिंबल ए है। बात को समझो अच्छे से। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताओगे आप, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, बहुत हल्का होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, ऐसे बोहर का मानना है। इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, पूरा मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है, इसको न्यूक्लियॉन्स बोलेंगे। और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, ये मानना है बोहर का। लेकिन मॉडर्न थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस होते हैं क्लाउड शेप के 3D शेप में, प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की, उसको ऑर्बिटल्स कहा जाता है, SPDF। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1e, प्रोटॉन का +1e, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 1/1800 टाइम्स डाल्टन होता है, 1/1800 डाल्टन होता है। ओके, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। इसको अगर किलोग्राम में मैं कन्वर्ट करूं बेटा तो याद रखो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। और 1/1800 डाल्टन बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में, जिसमें घूमते वक्त वो एनर्जी इमिट नहीं करते, उनको बोला जाता है शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, इसी वजह से वो न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज उस पर नहीं होता, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -ZE, टोटल पॉजिटिव चार्ज +ZE, ठीक है। इस तरह से सारे प्रॉपर्टीज हमने बता दिए। आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के अलावा की ये जो जगह है, इस जगह को बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इंक्लूड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द एम्प्टी स्पेस इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो खाली जगह है उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, ठीक है। अच्छा, यूज योर ब्रेन पावर। आप क्या करो, अपना ब्रेन पावर यूज करके कुछ सवालों के जवाब दो। बेटा कितने सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब अभी तक हमने क्या माना था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन एटम को भी तोड़ दिया और एटम में 3 तरह के पार्टिकल मिले, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इसको बोले जाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल। एटम के अंदर देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है, 0 चार्ज होता है इस पे। इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में घूमता है, बोहर बोलता है स्टेबल फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। और मॉडर्न थ्योरी बोलती है इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्लाउड जैसे फिक्स शेप में होती है, 3D शेप, उसको ऑर्बिटल बोला जाता है, SPDF। दिस इज अबाउट प्रोटॉन, न्यूक्लियस में होता है +E चार्ज। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है इसके पास, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, ये शेल में घूमता रहता है। ओके, विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज इलेक्ट्रिकली चार्ज। देखो इलेक्ट्रिकली चार्ज कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता।
ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है समझो, क्या बोल रहा है समझो। विच सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो होते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इन दोनों को कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होते हैं। ओके, दिस टुगेदर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाय Z, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को मिला के जो होते हैं उसको बोला जाता है मास नंबर डिनोटेड बाय A। तो मास नंबर इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर इज सिर्फ प्रोटॉन। ओके, where are the electrically revolving electron around the nucleus place? Electron revolve around the nucleus in a fixed shells or orbit. These shells are K शेल, जिसके लिए n क्या है 1, तो इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट शेल, जो न्यूक्लियस के नजदीक होती है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। L शेल, जिसको हम सेकंड शेल भी बोलते हैं, जिसकी एनर्जी फर्स्ट शेल से ज्यादा होती है। M शेल, जिसके लिए n इज इक्वल टू 3 होता है, ये थर्ड स्टेबल शेल है, इसकी एनर्जी फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होती है। n इज इक्वल टू 4, KLMN शेल, n इज इक्वल टू 4, फोर्थ स्टेबल ऑर्बिट जो उससे भी ऊपर होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इसके बाद और एक बना लेंगे तो फोर्थ शेल, इसकी एनर्जी सबसे कम, जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। दीज शेल्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ द एटम। ओके, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। टोटल टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं, इसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन चार्ज होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन में सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमते हैं, वो फिक्स शेल में घूमते हैं। प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई चार्ज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और याद रखो एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर। याद रखो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, इसी कारणवश सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाए जाते हैं। ओके, मास नंबर किसको बोलेंगे, मतलब मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम, सारा मास कहां होता है, न्यूक्लियस में। कैसे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सर इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 डाल्टन, न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट 1 डाल्टन, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 1/1800 डाल्टन होता है, तो बहुत कम होता है। दुनिया का सबसे हल्का मास, इसको हम इसके कंपेयर में निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एटम का मास मतलब न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे पता करेंगे, मास नंबर में से जो कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है उसमें से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो जो कि प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन माइनस प्रोटॉन कैंसिल, तो क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन nth शेल कितने होते हैं, 2n², 2n²। ठीक है, अच्छा इसके आगे की कहानी, कितने स्लाइड्स बाकी है, क्या इसको हम कर सकते हैं, एक काम करते हैं, चलो इसको हम ना, ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन, ये वाली चीज नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर कर लेंगे, क्योंकि 80 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो इसके तो 5 पार्ट होने भी चाहिए। एक आपके लिए छोटी सी अपील है जो हर लेक्चर में हम करते हैं, अगर आप कैपेबल हैं तो डोनेट कीजिए फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, अगर नहीं तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी इनडायरेक्ट हेल्प कर सकते हो, जो हमारे वीडियो लेक्चर से उनको नेसेसरी बच्चों तक पहुंचा के अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है इनको लिंक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे इसके लेक्चर नंबर 3 में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।